एक लड़का मेडिकल की दुकान खोलना चाहता था और मेडिकल की दुकान खोलने के लिए उसको लोन चाहिए था। तो वह लोन लेने के लिए वह बैंक के अंदर जाता है और बैंक के अंदर जा कर के वह जो स्टाफ होता है उससे मिलता है कि भाई मुझे लोन अप्रूव करवाना है। लेकिन स्टाफ के लोग कहते हैं कि आप अंदर केबिन में जाइए, वहाँ पर मैनेजर साहिबा हैं, उनसे बात करिए, वही इस मामले में बात करती हैं। तो उसके बाद ये लड़का मैनेजर के केबिन में जाता है और जैसे ही केबिन के अंदर यह प्रवेश करता है तो यह देखता है कि सामने वाली कुर्सी पर एक महिला मैनेजर बैठी हुई है और उसके पास ये बैठ जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स निकालने लगता है, लेकिन लगातार उसको घूरे जा रहा था, बार बार उसको देख रहा था। अब जैसे ही वह महिला उसके डॉक्यूमेंट्स देखती है तो उसके बाद वह कहती है इसमें 2 कागज़ों की कमी है, इसको पूरा कर लीजिए, मैं आपका लोन करवा दूंगी। अब तो यह दोस्तों अपनी फाइल को समेटता है, चलने लगता है, लेकिन एकदम से मुड़कर कहता है कि आप मुझसे शादी करोगे। अब यह बात सुनने के बाद जो मैनेजर महिला होती है वह अचंभे में आ जाती है कि मामला क्या है, सोचने लगती है, लेकिन बाद में वही यही कह देती है कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। अब यह मामला क्या था जो इनके बीच में ऐसी बातें हुई, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे और इस वीडियो से हमें सीख मिलेगी कि जीवन में, घर परिवार में किस तरह से रहना चाहिए 4 लोगों में और किस तरह से अपने जीवन को गुजारना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मंजू नाम की लड़की जो कि 24 साल की हो चुकी है, दिल्ली में रहा करती है और बीकॉम कर रही है, शादी के योग्य हो गई है। वह बीकॉम करके कुछ नई नौकरी प्राप्त करना चाहती है, वह भी अच्छी वाली जिसमें पैसे अच्छे खासे हों। लेकिन उसके जो माँ बाप होते हैं वह सोचते हैं कि बेटी जवान हो गई है, नौकरी वगैरह तो लगती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले इसकी शादी करवा देनी चाहिए। अगर शादी टाइम पर नहीं होगी तो लोग ताने मारते हैं कि भाई लड़की की शादी भी नहीं कर सकते तुम टाइम पर। तो इसके जो माँ बाप होते हैं इसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं वहीं दिल्ली के अंदर। तो मंजू के पिता उसका रिश्ता मांगने के लिए एक सुरेश नाम के लड़के के घर जाते हैं। सुरेश नाम का लड़का जो कि 25 साल का है और वह गुरुग्राम में रहा करता है। और दोस्तों, वह फार्मेसी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में वह बहुत ही होशियार है पढ़ने में और उसका घर परिवार भी काफ़ी अमीर है, कोई पैसों की तंगी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ पर वह लड़का ढूंढ लिया जाता है और लड़की मंजू को उसका फ़ोटो दिखाया जाता है। तो मंजू यही कहती है कि बाबा जैसा तुम राजी ऐसा ही मैं राजी, देख लो जो कुछ करना है। तो उसके बाद दोस्तों शादी की तारीख तय कर दी जाती है। शादी की तारीख जब तय कर दी जाती है तो जब तारीख आती है तो इनकी बड़े धूमधाम से शादी होती है। लड़की का पिता ज़्यादा अमीर नहीं था, ज़्यादा गरीब भी नहीं था, तो वह गाड़ी नहीं दे पाता है लड़की की शादी में। गाड़ी की जगह पर वह बुलेट बाइक दे देता है, बुलेट मोटरसाइकिल। तो बुलेट मोटरसाइकिल दे दी जाती है। इधर लड़के वाले भी पहले यह कह चुके थे कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की के पिता ने पूछा था कि भाई आपको दहेज कितना चाहिए। तो लड़की की फ़ोटो देख करके, लड़की को देख करके जो लड़के के घर वाले होते हैं वह सोचते हैं कि लड़की बहुत सुंदर है तो हमें कोई दहेज नहीं चाहिए भैया, हम तो ऐसे ही शादी ब्याह कर लेंगे, हमें कोई ज़्यादा दहेज वहेज की ज़रूरत नहीं है, हमारा बेटा खूब कमा लेगा, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसका मेडिकल शॉप वगैरह खुलवा देंगे जब इसका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये जो लड़की होती है मंजू अपने ससुराल जाती है सज धज के और वहाँ पर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों तक तो यह माहौल सही सा चलता है, पति भी अच्छा प्यार करता, सास भी, ननद भी और ससुर भी था, अच्छा प्यार करते। लेकिन कुछ दिनों के बाद मामला बिगड़ने लगता है। जो सास और ननद होती हैं वह ताने मारने लगती हैं बहू से कि बहू तेरे बाप के पास कुछ भी नहीं है क्या, भूखा मरता है क्या जो उसने गाड़ी भी नहीं दी दहेज में और बस बुलेट मोटरसाइकिल दे दी। अब यहाँ पर जो बहू मंजू होती है वह कहती है कि माँ जी मेरे बाबा ने पूछा था कि तुम्हें दहेज चाहिए या नहीं चाहिए, पहले तो आप लोगों ने ये कह दिया था कि हमें कोई भी दहेज वगैरह नहीं चाहिए, फिर अब आप ऐसे क्यों कह रही हो। लेकिन सास कहती है कि ऐसे तो कहा ही जाता है, हम कोई मुंह खोल करके दहेज थोड़े मांग सकते थे, वो तो तुम्हारे बाप को देखना चाहिए था। यानी कि कैसे दोगले लोग हैं दोस्तों, एक तो दहेज मांग नहीं रहे हैं और उसके बाद दहेज की इच्छा भी कर रहे हैं। ज़्यादातर आजकल समाज में ये होता है, कुछ लोग तो मुंह फट होते हैं, मुंह पर दहेज मांग लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अंतर वासना को अंतर मन में दबा कर रखते हैं कि भाई जब शादी होगी तो बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देगा ही। तो इसलिए वह ऊपर से भले बन जाते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन बाद में उनके अंदर का जो कीड़ा होता है वो काटता है, वो कहता है कि यार फलाने के लड़के को इतना दहेज मिल गया, उसके लड़के को इतना मिल गया, रिश्तेदारी में इतना दहेज मिला एक लड़के को, तो हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब हम घाटे में चले गए। तो फिर उसके बाद इनके अंतर की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो जागृत होती हैं और फिर किसी बहन बेटी को परेशान करने लग जाती हैं। ऐसा ही माहौल इस परिवार का था। तो अब तो जो ससुर होता है वह भी लड़ाई करने लगता है, बहू से कहने लगता है कि तुम्हारे बाप ने कुछ भी नहीं दिया, ये कोई सामान है, ये
थर्ड क्लास सामान है जो तुम्हें दहेज में दिया है। बहू यह भी कहती है कि बाबूजी इस सामान का यूज़ तो मुझे ही करना है, थर्ड क्लास हो या कैसा भी हो यूज़ तो मैं ही करूँगी, आपने तो मना भी किया था, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं। यानी कि जो बहू है वो सारी चीज़ों को फेस कर रही होती है, जवाब भी दे रही होती है। अब तो यहाँ पर दोस्तों ननद और जो सास ससुर ये उसको ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जब उसका शाम को पति आता है तो उससे कहती है कि मुझे परेशान किया जा रहा है दहेज के लिए, लेकिन उसका जो पति होता है वह कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप आए कहते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से कुछ दिन तक तो यह मामला चलता रहता है, लेकिन दोस्तों आखिर वह लड़की कब तक सहन कर पाती। वह सहन कर रही थी कि अपना घर बस जाए किसी भी तरह से। एक दिन की बात है, शाम का समय था, अपने ससुर को खाना बना करके थाली में परोस करके उसको देने के लिए जाती है तो एकदम से उसके हाथ से थाली छूट जाती है और थाली का जो किनाटा होता है वो पैना था, मतलब धारदार था, और वह उसके ससुर के अंगूठे के ऊपर से गिरती हुई थाली नीचे गिर जाती है तो उसके अंगूठे में थोड़ी सी चोट आ जाती है। अब तो इस बात का बड़ा इश्यू बना दिया जाता है। अब शाम को जब बेटा आता है तो बेटे से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने देखो मेरा हाथ काट दिया, लेकिन मंजू कहती है कि मैंने थाली पकड़ाई थी तो हाथ से छूट गई और गलती से मुझसे हो गया, मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पति उसको पिटाई लगा देता है कि तुम मेरे माँ बाप के साथ इस तरह से करोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, ढंग से क्यों नहीं करती हो काम। अब इन सारी चीज़ों से दोस्तों पत्नी तो परेशान थी ही, इधर जो लड़का होता है अपनी पत्नी से कह देता है कि तुम अपने घर जाओ, हमें तुम्हें रखना ही नहीं है। जब रोज़ रोज़ के झगड़े ज़्यादा बढ़ गए थे तो पति ने उसको घर से निकाल दिया और कह दिया तू अपने घर रहे। और फिर कुछ दिनों के बाद पति ने उसको तलाक दे दिया कि हमें तुझे रखना ही नहीं है। और मेन मकसद ये था कि लड़के के माँ बाप ने लड़के के लिए कोई और लड़की ढूंढ रखी थी और वह इस लड़की को मंजू को घर से हटाना चाहते थे। अब तो इनका तलाक हो जाता है, लड़की अपने पिता के घर चली जाती है और इधर लड़के की दूसरी शादी बड़े धूमधाम से ये लोग कर लेते हैं और देनदार तो बहुत मिलता है, लेकिन अब की बार इन लोगों को पत्नी अच्छी नहीं मिलती है। अब इनके साथ आगे जो होता है वो तो कहानी में आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर जो लड़की होती है वह अपने पिता के घर रह करके पढ़ाई लिखाई का उसको शौक ही था, पढ़ाई लिखाई पूरा करती है और दोस्तों उसका नंबर बैंकिंग में आ जाता है और बैंक में वह 2 साल काम करती है और अब वह मैनेजर बन चुकी थी एक बैंक के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में। अब तो वहाँ पर वह जैसे मैनेजर बन चुकी थी तो पुरानी फाइलें जो लोन के लिए पड़ी हुई थी जिनमें कुछ कागज़ों की कमी थी तो वह उन लोगों को बुलाती और उनसे कहती इन कागज़ों को पूरा कर दो, मैं तुम्हारा लोन कर दूंगी, कोई रिश्वत वगैरह की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बैंक के अंदर बहुत सारे मैनेजर रिश्वत के चक्कर में बहुत सारे लोगों को अप्रूव नहीं करते हैं, लोगों के लोन को रिश्वत के लिए बैठे रहते हैं तो फाइलों पर धूल जम जाया करती है। क्योंकि कुछ लोग लोन के लिए पैसा देने में समर्थ नहीं होते हैं तो उनकी फाइल ऐसे ही दफन रह जाया करती है होकर के। तो अब यहाँ पर वह लड़की सबका लोन कर रही थी, उस इलाके में हल्ला भी मच गया था कि भाई नई मैनेजर आई है, बस उसको तो डॉक्यूमेंट पूरे कर दो और लोन ले लो, ना उसको रिश्वत चाहिए ना ही आपके लोन को लेट करेगी और तुरंत लोन मिल जाता है। अब तो यहाँ पर उसका इधर उधर खूब हल्ला मच जाता है। अब दोस्तों उसी गांव के अंदर जिस गांव के अंदर इसकी बैंक थी वहीं उसी इलाके में इसका जो पति था उसका भी गांव था, लेकिन पति दिल्ली में रह रहा था अपने परिवार के साथ। गांव से निकल जाते हैं ना कुछ लोग, दिल्ली में रहने लगते हैं, शहरों में रहने लगते हैं। लेकिन अब उसका जो पति होता है वह उसी बैंक में आता है अपने मेडिकल का लोन लेने के लिए। अब जैसे वह उसके केबिन में पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कहता है कि मंजू तुम यहाँ कैसे? मंजू कहती है मैं यहाँ कैसे, पढ़ाई लिखाई करी है, मैनेजर बन गई हूँ, मेहनत कर रही हूँ, ऐसे हूँ और कैसे हूँ। तो उसके बाद जो लड़का होता है अब तो बस उसका सारा सिस्टम सा ख़राब हो जाता है, लोन की फाइल पकड़ाता है कि मुझे लोन चाहिए। वह कहती है कि 2 कागज़ कंप्लीट करो और तुम लोन ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वह कहता है कि तुम ऐसे ही कर दो, कागज़ों की क्या ज़रूरत है, मुझे तो तुम जानती तो हो। लेकिन वह कहती है कि अगर तुमसे मेरा तलाक भी नहीं हुआ होता तो भी मैं ये लोन ऐसे नहीं करती, क्योंकि कोई ईमानदारी भी तो कोई चीज़ होती है। दोस्तों उसके बाद वह लड़का उसे देखता हुआ वहाँ से उठ जाता है और फिर उसके बाद अपने घर पहुँच जाता है। दोनों कागज़ कंप्लीट करता है, अपने माँ बाप को बताता है कि तुम्हारी जो बहू थी पहली वाली वो तो मैनेजर है बैंक के अंदर। अब जो उसके माँ बाप थे वह लालची थे एक नंबर के। अब उनको कोई घाटा आ गया था व्यापार में तो वह दिल्ली को छोड़ करके अपने गाँव में आ चुके थे, वहीं पर जहाँ पर वह बैंक थी। अब तो वह माँ बाप कहते हैं कि तू उससे दोबारा शादी कर ले, तुम्हारे घर में कमाने वाली पत्नी आ जाएगी, तेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ये लालची पने की बातें वह अपने बेटे से कहते हैं और बेटा भी कितना बेवकूफ़ था, वह भी जाकर उस पत्नी से कहता है दूसरे दिन कि ये लो डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद पत्नी उसका लोन कर देती है उसके मेडिकल के लिए। लेकिन अगले ही क्षण वह कहता है कि क्या हम दोनों दोबारा से शादी नहीं कर सकते। लड़की एकदम से गुस्से से गर्म हो जाती है और कहती है मैं उस नरक में दोबारा नहीं जाना चाहती, जैसे तैसे तो मैं अपने आप को निकाल पाई हूँ।
तो उसके बाद दोस्तों वह लड़का हंस जाता है, वहाँ से आ जाता है, काम हो ही गया था। अब तो लड़का उससे नज़दीकियाँ बनाने लगता है, कई बार किसी उत्सव पर मिठाइयाँ लेकर जाता, मिलने के लिए जाता, बात करने के लिए जाता, लेकिन लड़की उसको खारे सिरे से नकार चुकी थी। लड़की अपने बाबा से जाकर कहती है कि बाबा, सुरेश आया था लोन करवाने के लिए। तो अब उसका बाबा बड़ा गौरवान्वित होता है कि मेरी बेटी को जिन्होंने धक्का देकर निकाल दिया, आज उसी बेटी से उनको काम पड़ गया, शाबाश बेटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद दोस्तों वह कहती है कि उसके जो सुरेश है बहुत दिनों से मेरे पास आ रहा है और बार बार वह मेरे साथ शादी की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पिता एकदम से तिलमिला जाता है और कहता है तू जैसे तैसे तो उस नरक से निकली है, और वो लालची लोग हैं, लालची लोगों का लालच कभी बंद नहीं हुआ करता है, तो उसके चुंगल में मत फंस जाना वरना ज़िंदगी दोबारा से नरक हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद वह अपने बैंक में जाती है, फिर उसका पति आता है और अब वह अपने पति से पूछती है कि मेरे जाने के बाद तुमने शादी की थी, तुम्हारी पत्नी कहाँ है जो तुम मुझसे शादी करने के लिए बोल रहे हो। वह कहता है कि पत्नी दहेज तो काफ़ी लेकर आई थी, लेकिन पत्नी जो थी वो बड़ी मक्कार थी, मेरे माँ बाप के ऊपर उल्टा चढ़ जाया करती, उनको मारने पीटने के लिए, और बहुत ज़्यादा परेशान हमें कर दिया था और वह हमें छोड़ करके उससे भी मेरा तलाक हो गया। तो अब जो लड़की होती है मंजू, वह समझ जाती है कि ये लोग किसी काम के हैं ही नहीं, दूसरी पत्नी भी इनके पास नहीं टिकी। तो दोस्तों उसके बाद जो पति होता है वह कहता है कि आज मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, मेरे घर पर एक फंक्शन है, आप आ जाना ज़रूर। लेकिन अब की बार जो मंजू होती है खड़ी हो जाती है और उसको अच्छी तरह से समझाती है कि तू आज के बाद मेरे ऑफिस में दिख मत जाना, मुझे तेरे किसी फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है और तू अपना अकेला रह, मौज से रह, मेरे साथ तूने कसर क्या छोड़ी थी, आज के बाद मेरे यहाँ पर आ मत जाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसको धमका कर वहाँ से भगा देती है और उसके साथ शादी नहीं करती है। तो इस तरह से दोस्तों यह घटना घटित होती है। कुछ लोगों के साथ बाकी लोग बुरा करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से, परिश्रम से अपने जीवन को दोबारा से पटरी पर ले आते हैं। और मैं भी कहानी के अंत में यही कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे भाइयों के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं जीवन के अंदर। ऐसा उतार चढ़ाव अगर आपके जीवन में आ जाता है कि आपको जीने में भी परेशानी हो रही है, लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ देखकर हंसते हैं, तो आप अपनी मेहनत लगातार करते रहिए और मेहनत से कुछ ऐसा खड़ा कीजिए, ऐसा काम कीजिए, लोगों को काम करके दिखाइए कि वही लोग जो आपकी बुराई करते हैं वही आपके पास बैठने को मजबूर हो जाएं, आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को संभालना हमारी अपनी मुट्ठी में होता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत हद तक संभाल लेते हैं और लोगों के मुंह पर यह एक तमाचा होता है। तो अपने जीवन से कभी निराश ना हो। बहुत सारे लोग जीवन से निराश होकर के दुनिया छोड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा जीवन इतना सस्ता नहीं है जो दुनिया को छोड़ दें हम किसी छोटी सी बात के ऊपर। ये बहुत ही अनमोल जीवन है, बहुत ही संघर्ष से मिलता है, कई कई योनियों में जन्म लेना पड़ता है तब जाकर मानव जन्म मिलता है। तो इसको ऐसे ही क्यों खोना, इसका यूज़ करें। अगर कहीं भी, सबसे पहले तो अपने परिवार का भरण पोषण करें, शादी हो जाए तो पत्नी का, बच्चों का भरण पोषण करें। अगर पत्नी बच्चे किसी काम के नहीं हैं या परिवार भी किसी काम का नहीं है, आपको अकेला छोड़ दिया गया है या फिर आपके ऊपर उल्टे सीधे ब्लेम लगाए जा रहे हैं और आप परिवार में रह नहीं पा रहे हो, तो छोड़ दो परिवार को। भाई 2 पॉइंट ऑप्शन होते हैं हमारे लिए, एक तो पहले परिवार का भरण पोषण करो, उसके बाद परमात्मा का नाम लो, दूसरा ऑप्शन। अब यहाँ पर आपका फर्ज आपको निभाना चाहिए, परिवार का पोषण करना चाहिए, लेकिन परिवार आपके पास रहना ही नहीं चाहता, आपसे उनको नफरत है, तो परिवार वाला जो ऑप्शन उसको छोड़ करके आप दूसरे ऑप्शन में परमात्मा का नाम लेने में आप जुट जाइए। जीवन बार बार नहीं मिलता, इसको वेस्ट मत करिए, क्योंकि परमात्मा का नाम लेने के लिए भी हम आते हैं इस दुनिया में। सिर्फ यही नहीं है कि खाया कमाया और लेटरिन में गए, साफ किया और बस यही ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, तो बहुत कुछ के लिए जीना सीखें। ये नहीं छोटी सी घटना हो गई तो अपना जीवन समाप्त कर लिया, नहीं, जीवन को जीना सीखें। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा मेरे गोपाल चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को मेरे गोपाल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को मेरे गोपाल फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि लोगों को सीख मिले और जीवन में एक नई राह मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।